सावित्री की आंखें उस रात नींद से जूझ रही थीं। बाहर सर्द हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और घर में मेहमानों की भीड़ की वजह से एक अजीब सी हलचल थी। आज विक्रम की शादी थी। विक्रम, उसका इकलौता बेटा, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। वह न सिर्फ सुंदर और पढ़ा लिखा था, बल्कि एक जिम्मेदार बेटा और भाई भी था। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। फिर भी सावित्री का दिल बेचैन था। विक्रम की शादी राधिका से हुई थी, एक ऐसी लड़की जो सावित्री की पसंद थी। राधिका सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी थी। उसके परिवार का रुतबा भी अच्छा था। शादी की तैयारियां महीनों से चल रही थीं। सावित्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सजावट, खाना, मेहमानों की आवभगत, सब कुछ परफेक्ट था। फिर भी सावित्री के मन में एक अजीब सी आशंका थी। शायद यह माँ का दिल था जो बिना वजह चिंता करता है। रात गहराने लगी थी। मेहमान नाच गाने में मस्त थे। सावित्री अपनी जेठानी शांति देवी के साथ बैठी थी। शांति देवी ने हंसते हुए कहा, सावित्री, तुम तो बेकार में परेशान हो रही हो। विक्रम जैसा लड़का मिलना मुश्किल है। राधिका खुशकिस्मत है। अब बस उसे कमरे में भेज दो, रात हो रही है। सावित्री ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने राधिका को दुल्हन के जोड़े में सजाकर विक्रम के कमरे में भेजा। राधिका की आंखों में शर्म और उत्साह का मिश्रण था। सावित्री ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। राधिका ने सिर्फ सिर हिलाया और कमरे में चली गई। रहस्य की शुरुआत। रात के लगभग 2 बजे सावित्री की नींद अचानक टूटी। एक तेज चीख ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। वह बिस्तर से उछल पड़ी और कमरे की ओर दौड़ी। मेहमान भी जाग चुके थे। विक्रम के कमरे का दरवाजा खुला था और राधिका अपनी साड़ी संभालती हुई पागलों की तरह बाहर भाग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। राधिका, क्या हुआ बेटा? सावित्री ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राधिका कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। वो बस चीख रही थी, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। कुछ औरतों ने उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो गई। सावित्री का दिल बैठ गया। वह विक्रम के कमरे की ओर दौड़ी, लेकिन विक्रम वहाँ नहीं था। कमरा खाली था और बिस्तर की चादर उलझी हुई थी, जैसे कोई जल्दी में उठकर भागा हो। सावित्री ने आसपास देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसने विक्रम को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद था। मेहमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग कानाफूसी करने लगे। क्या हुआ होगा? लड़की इतनी डर क्यों गई? विक्रम ने कुछ किया होगा। ऐसा सुंदर और पढ़ा लिखा लड़का। फिर भी सावित्री के कानों में ये बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। राधिका को होश में लाने के लिए डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि वह सदमे में है, लेकिन शारीरिक रूप से ठीक है। राधिका के माता पिता को बुलाया गया, जो रात में ही आ गए। उनकी आंखों में गुस्सा और शर्मिंदगी थी। राधिका की मां ने सावित्री को खरी खोटी सुनाई। हमने अपनी बेटी तुम्हारे बेटे को सौंपी थी, और ये क्या तमाशा हो गया? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी को वापस ले जा रहे हैं। सावित्री चुपचाप सुनती रही। उसका मन बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर विक्रम ने ऐसा क्या किया? वह अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी। वह कभी किसी को दुख नहीं दे सकता था। फिर ये सब क्या था? सामाजिक दबाव और सावित्री की चिंता। अगले दिन राधिका के माता पिता अपनी बेटी को ले गए। उन्होंने तलाक की मांग की और कहा कि वे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। सावित्री ने लाख कोशिश की, लेकिन राधिका कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। वह बस इतना कहती थी, मुझे उस कमरे में नहीं जाना, वह इंसान नहीं है। सावित्री की बेटी नेहा, जो कॉलेज में पढ़ती थी, भी परेशान थी। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, भैया को कुछ तो हुआ है। ये नॉर्मल नहीं है, हमें सच जानना होगा। सावित्री ने नेहा को चुप कराया, लेकिन उसका मन भी यही कह रहा था। सावित्री ने रात भर आंखें नहीं मूंदी। कमरे की दीवारें उसे जैसे घूर रही थीं। उसका मन बार बार सोचता, आखिर वो चीख क्यों? राधिका का डर क्यों? और विक्रम का रहस्यमय चेहरा। वह बेटे को सबसे बेहतर जानती थी, फिर भी उसमें कुछ ऐसा छिपा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। सुबह होने से पहले ही सावित्री ने तय कर लिया कि वह इस सच्चाई को उजागर करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा कदम क्यों न उठाना पड़े। सुबह विक्रम हमेशा की तरह चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसकी आंखों में नींद की कमी और अजीब सा बोझ झलक रहा था। नेहा ने डरते डरते कहा, भैया, आप हमें सच क्यों नहीं बताते? कल रात क्या हुआ था? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए गुस्सा चमका। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं हुआ था, बस वो डर गई थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन नेहा को यकीन नहीं हुआ। सावित्री भी चुप रही, मगर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे लगा कि विक्रम कुछ छुपा रहा है। गांव शहर में बातें और तेजी से फैलने लगी। शादी के अगले ही हफ्ते अखबार में एक छोटा सा कॉलम छपा, दुल्हन की चीख से टूटी शादी, दूल्हा लापता। ये खबर सावित्री के लिए किसी चाकू से कम न थी। मोहल्ले में लोग बातें करने लगे। पड़ोस की औरतें ताने मारने लगीं, इतना पढ़ा लिखा बेटा है, लेकिन न जाने कैसी कमी है इसमें। सावित्री बाहर निकलने से कतराने लगी। एक दिन जब नेहा कॉलेज से लौटी, उसके हाथ में एक किताब थी। उसने सावित्री को दिखाते हुए कहा, मम्मी, ये किताब मुझे लाइब्रेरी में मिली। इसमें कुछ अजीब बातें हैं, शायद भैया से जुड़ी हों।
सावित्री ने किताब खोली। उसके पन्नों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। उसमें लिखा था, कुछ आत्माएं इंसानों के शरीर में जन्म लेती हैं। वे पूरी तरह इंसान नहीं होती। उनका असली रूप शादी की रात को प्रकट होता है, क्योंकि वही समय है जब आत्मा और शरीर के बीच की परत कमजोर हो जाती है। सावित्री का खून जम गया। उसे याद आया राधिका का कहना कि वो इंसान नहीं है। क्या सचमुच विक्रम में कुछ ऐसा है जो इंसान से अलग है? रात को उसने तय किया कि चाहे जो हो, वह बेटे का सच जानेगी। जब सब सो गए, वह धीरे से विक्रम के कमरे में गई। कमरा अंधेरे में डूबा था। विक्रम बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं, जैसे किसी गहरी बेचैनी में हो। सावित्री उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उसने देखा, विक्रम की हथेली पर नीली नसें अजीब तरह से चमक रही थीं, मानो उनमें कोई रोशनी दौड़ रही हो। सावित्री का दिल दहल गया। उसने बेटे को झकझोरकर जगाया। विक्रम घबराकर उठ बैठा। उसकी आंखों की पुतलियां कुछ पल के लिए लाल चमकी और फिर सामान्य हो गईं। सावित्री पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बेटा, ये क्या है? तू मुझसे क्या छुपा रहा है? विक्रम कुछ देर चुप रहा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, मम्मी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन सच इतना डरावना है कि अगर बता दूं तो शायद आप भी मुझे छोड़ दें। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटे के चेहरे को थामा और बोली, बेटा, माँ कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, चाहे वो कैसा भी हो। तू मुझे सच बता। विक्रम कांपते हुए बोला, मम्मी, मैं इंसान तो हूं, पर पूरा नहीं। जब मैं पैदा हुआ था, पंडित जी ने कहा था कि मेरी जन्म कुंडली में आत्मा दोष है। पापा ने बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन सच ये है कि मेरे भीतर एक और शक्ति है, एक आत्मा जो मुझे अपने कब्जे में लेना चाहती है। शादी की रात जब मैं राधिका के पास गया तो वो आत्मा मुझ पर हावी हो गई। मेरा चेहरा बदल गया, आंखें लाल हो गईं, और शायद राधिका ने वही देखा, इसलिए वह डर गई। सावित्री सन रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मन चीखना चाहता था, लेकिन उसने खुद को संभाला। बेटा, क्या इस आत्मा से छुटकारा पाया जा सकता है? विक्रम ने सिर झुका लिया। पता नहीं मम्मी, मैंने बहुत कोशिश की, मंदिर भी गया, हकीमों से दवा भी ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यही वजह है कि मैं शादी से डरता था। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उसके भीतर मां का साहस जाग उठा। उसने कहा, नहीं बेटा, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। हम इस आत्मा को हराएंगे। अगले दिन सावित्री सीधा उस पंडित के पास गई जिसने सालों पहले विक्रम की जन्म कुंडली देखी थी। पंडित बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने विक्रम को देखते ही गहरी सांस ली। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, ये लड़का आत्मबंध के साथ पैदा हुआ है। इसका अर्थ है कि किसी अधूरी आत्मा ने इसके जन्म के समय शरीर में जगह बना ली थी। इसे सामान्य इंसानी जीवन नहीं मिल सकता। सावित्री ने रोते हुए कहा, पंडित जी, कोई उपाय बताइए, मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। पंडित ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर धीमी आवाज में बोला, उपाय है, लेकिन कठिन है। तुम्हें उसे 7 रातें पीपल के पेड़ के नीचे रखना होगा और हर रात हवन करना होगा। अगर आत्मा कमजोर हुई तो निकल जाएगी, लेकिन अगर असफल हुए तो वो आत्मा विक्रम को पूरी तरह निगल लेगी। सावित्री कांप उठी, लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वो ये साधना करेगी। पहली रात विक्रम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाया गया। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक विक्रम की आंखें लाल हो गईं और वो दहाड़कर उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज बदल गई थी, गहरी, डरावनी, मानो कोई और बोल रहा हो। तुम मुझे यहां से निकालना चाहती हो? मैं इस शरीर का मालिक हूं। सावित्री डर से कांप रही थी, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, तू मेरे बेटे का मालिक नहीं है। ये शरीर मेरा बेटा है, जा यहां से। विक्रम चीखने लगा, उसकी नसें फूल गईं, शरीर कांपने लगा। पंडित ने मंत्र तेज कर दिए। आग की लपटें ऊंची उठीं। अचानक तेज हवा चली और चारों ओर अंधेरा घिर गया। उस रात विक्रम बेहोश हो गया, लेकिन आत्मा पूरी तरह नहीं गई। पंडित ने कहा, यह तो बस शुरुआत है, अभी 6 रातें और करनी होंगी। सावित्री ने बेटे के सिर को अपनी गोद में रखा और आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, मैं तुझे बचाकर रहूंगी बेटा, चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। विक्रम अगले दिन घर लौटा। उसका चेहरा उदास था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। सावित्री ने उससे पूछा, बेटा, रात को क्या हुआ? राधिका इतना क्यों डर गई? विक्रम ने सिर्फ इतना कहा, मम्मी, मुझे नहीं पता। वह अचानक चीखने लगी और भाग गई। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था जो सावित्री को समझ नहीं आ रहा था। समाज में बातें फैलने लगी। लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे। कोई कहता कि विक्रम पागल है, कोई कहता कि उसमें कोई कमी है। सावित्री के लिए यह ताने बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन सच क्या था यह उसे समझ नहीं आ रहा था। सावित्री की आंखों में अब नींद नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई थी। हर रात वह जागती रहती, बेटे के कमरे के बाहर धीमे धीमे मंत्र पढ़ती, ताकि कोई भी बुरी ताकत पास न आ सके।
लेकिन विक्रम के कमरे से कभी कभी ऐसी आवाजें आती जो किसी इंसान की नहीं होती, कभी भारी गुर्राहट, कभी किसी अजनबी स्त्री की हंसी, कभी किसी सांप के फुफकारने जैसी सरसराहट। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती, पर दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो जाता। अंदर से विक्रम की आंखें लाल लाल चमकती दिखती। कभी वह अपनी ही माँ को पहचान नहीं पाता, तो कभी हड्डियां चटकाने जैसी चीख निकालकर जमीन पर गिर पड़ता। गांव के लोग अब कानाफूसी करने लगे थे। विक्रम पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है, नहीं, ये उस हवेली का श्राप है जहां उसकी शादी हुई थी। सावित्री छुपा रही है, वरना उसका बेटा तो कब का मर चुका होता। सावित्री इन तानों को चुपचाप सह लेती, लेकिन उसका दिल जानता था विक्रम अब भी जिंदा है, बस उसे कोई ताकत अंदर से जकड़ रही है। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, सावित्री ने देखा विक्रम अपने कमरे से बाहर निकला। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, जैसे किसी जानवर का शरीर इंसान पर चढ़ा दिया गया हो। वह सीधे पिछवाड़े के कुएं तक गया और अंधेरे में झांकने लगा। सावित्री चुपचाप पीछे गई। उसने देखा कुएं के पानी में विक्रम की परछाई वैसी नहीं थी जैसी किसी इंसान की होती है। उस परछाई के लंबे लंबे दांत थे, जहरीली जीभ थी और आंखों में नफरत की आग। सावित्री का दिल कांप उठा, लेकिन उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं डरूंगी नहीं। अगर मेरा बेटा अंधेरे में फंसा है तो उसे वहीं से खींचकर निकालना होगा। उसने अगले दिन एक बूढ़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में चारों तरफ नींबू मिर्च, राख और तांबे के ताबीज रखे। उसने सावित्री से कहा, माँ, आज की रात कठिन होगी। आत्मा इस घर को छोड़ने नहीं देगी, लेकिन याद रखना, बेटे को बचाने की ताकत मेरे मंत्रों में नहीं, तुम्हारे मातृत्व के प्रेम में है। जब अंधेरा चरम पर होगा तब तुम्हारी आवाज ही उसे बुलाएगी। रात ढलने लगी। अचानक हवा भारी हो गई। घर की दीवारें चरमराने लगीं। विक्रम का शरीर कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे कोई 100 औरतें एक साथ चिल्ला रही हों। सावित्री ने रोते हुए बेटे का हाथ थाम लिया। विक्रम, ये मैं हूं, तेरी माँ। याद कर, जब तू छोटा था तो मैं तुझे अपनी गोद में झुलाती थी। याद कर, तू मुझे माँ कहकर पुकारता था। विक्रम की आंखें एक पल को नर्म हुई, लेकिन फिर उसके होठों से वो भयानक आवाज निकली, ये तेरा बेटा अब तेरा नहीं रहा, वो मेरा है, हमेशा के लिए मेरा। सावित्री ने कांपते हुए भी अपने बेटे को सीने से भींच लिया। आंसुओं से भीगी उसकी पुकार पूरे घर में गूंज गई, माँ का प्यार किसी भी अंधेरे से बड़ा होता है। मैं तुझे खोने नहीं दूंगी विक्रम। उसी पल दीपक की लौ तेजी से भड़क उठी। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन सारा घर हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चीर देना चाहती हो। अब सवाल ये था, क्या सावित्री का मातृत्व उस भयानक आत्मा को चीरकर विक्रम को वापस ला पाएगा, या फिर उसका बेटा सचमुच हमेशा के लिए अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा।